वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। जो अगला टॉपिक है, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में मुस्लिम शासन विधि या मुस्लिम विधि व्यवस्था, उसमें हम लोग तीसरे कालखंड को पढ़ेंगे। तीसरा कालखंड 1762 से लेके 1932 तक, यानी 762 से लेके 932 ईस्वी तक है। तो देखिए, मुस्लिम विधि की विकास की दृष्टि से जो तीसरा कालखंड है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। अभी इसके पहले हम लोगों ने 2 खंड पढ़े, तो उससे जो तृतीय काल है, जो थर्ड एज है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें सुन्नी संप्रदाय की 4 शाखाओं की उत्पत्ति हुई। जो शिया और सुन्नी थे, तो स्पेशली करके इसमें मुख्य रूप से जो सुन्नी समुदाय है, इस्लाम धर्म से जो संबंधित है, उसकी 4 शाखाओं का जन्म हुआ, जो मुस्लिम विधि के विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। ये 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली शाखा है हनफी विचारधारा या हनफी शाखा। यह 699 से लेके 767 ईस्वी तक, यानी 699 से लेके 1767 तक यह शाखा का डेवलपमेंट काफी तेजी के साथ हुआ। तो इस शाखा के प्रमुख जो प्रवर्तक थे, वह अबू हनीफा थे, जिनका जन्म 80 हिजरी संवत में के आसपास हुआ था। हिजरी संवत 80 हिजरी, यानी कि 622 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह ने मक्का से मदीना की यात्रा की, तो उसी समय से हिजरी संवत का है। हिजरी इस्लाम धर्म में एक संवत, नया सन स्टार्ट होता है, जिसे हिजरी, तो वह फर्स्ट हिजरी संवत था, यानी कि पहला हिजरी संवत था। तो उसके बाद यानी 80 हिजरी संवत के आसपास इनका जन्म हुआ था। जो हनफी शाखा की विचारधारा थी, इसमें पहला था पैगंबर के निर्णयों को अधिमान्यता दी जाए, यानी पैगंबर के जो निर्णय है मोहम्मद साहब के, उनको पूरी तरह मान्यता दी जाए, क्योंकि प्रथम और द्वितीय कालखंड में कुछ ऐसे सामाजिक नियम बन गए थे जो स्पेशल रूप से पैगंबर के जो विचारधारा तो था ही था, उसमें अलग से सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ नई विधियों और कानूनों को भी उसमें मिक्स कर दिया गया था। तो उसमें पैगंबर के निर्णयों को अधिमान्यता, यानी पूरी तरह मोहम्मद साहब के विचारों को मान्यता दी जाए। दूसरा था सुन्नतों, यानी जो ट्रेडिटर्स थे को महत्व दिया जाए, यानी कि जो वैसी ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। जो तीसरा है, तीसरे में विधि की व्याख्या की जाए। विधि की व्याख्या यानी कि जो कियास, इनका नाम लिया गया, यह था एनोलॉजिकल डिडक्शंस द्वारा की जानी चाहिए। इसका एनोलॉजिकल डिडक्शन किया जाना चाहिए। और फोर्थ है इस्तिहसान का प्रचार किया जाए। ये भी इस्लाम की विचारधारा से रिलेटेड थी। साथ ही साथ उर्फ रूढ़ियों को महत्व दिया जाए। जो इस्लाम धर्म में रूढ़ियां हैं, जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको मान्यता दी जाए पूरी तरह से। और अगला है मुस्लिम विधि का संकलन। हनफी विचारधारा का ये कहना था कि मुस्लिम विधि का क्या होना चाहिए, जो मुस्लिम, जो इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड रूल रेगुलेशन है, इनको कोडिफाई किया जाए, इनका कोडिंग किया जाना चाहिए। हनीफा के जो 2 शिष्य थे, इनमें एक का नाम अबू यूसुफ और दूसरे का नाम इमाम मोहम्मद था। इन्होंने इस शाखा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हनफी शाखा के प्रचार को इन्होंने अरब, भारत, चीन, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, यानी कि वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, भारत, जिसे साउथ एशिया कहा जाता है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों ने क्या किया, हनफी शाखा यानी हनफी विचारधारा का प्रचार करने का काम किया। अगर देखा जाए मुस्लिम धर्म में, तो सबसे ज्यादा हनफी शाखा को मानने वाले लोग मुस्लिम धर्म में हैं। अगली जो विचारधारा थी, अगली विचारधारा थी जो दूसरी, वह
मलकी शाखा थी या मलकी विचारधारा थी, जो 713 से लेके 795 ईस्वी तक इसका काफी विकास हुआ इस्लाम धर्म में। इसके जो प्रवर्तक थे वो मलिक इब्न अनास थे। इस शाखा के लोगों ने रूढ़ियों पर ज्यादा बल दिया। इस शाखा के लोग ये चाहते थे कि जो रूढ़ियां हैं इस्लाम धर्म में, जो रूढ़ियां प्रचलित हैं, उनको का और अच्छी तरीके से लागू किया जाए। और साथ ही साथ ये हनफी शाखा से इनकी विचारधारा में जो अंतर था वह केवल इस बात का था कि मलिकियों ने पैगंबर तथा उनके अनुयायियों द्वारा प्रसारित रीत रिवाजों, रूढ़ियों तथा व्यवहारों की विवेचना पर बल दिया। यानी कि मलकी शाखा का ये कहना था, इनकी भी विचारधारा हनफी विचारधारा से थी, लेकिन हनफी विचारधारा ने क्या किया था, कुछ नए तरीकों को भी अपनाने का काम किया था। उसकी जगह मलकी शाखा ने सबसे ज्यादा जो बल दिया था, यह दिया था कि ठीक है हनफी विचारधारा, लेकिन उन्होंने कहा कि पैगंबर और उनके अनुयायियों द्वारा जो प्रचारित और प्रसारित रीत रिवाज, रूढ़ियां और परंपराएं हैं, और जो उनको क्या किया जाए, इन परंपरा तथा व्यवहारों की जो प्रैक्टिकली रूप में यूज किया जाता है, इनकी विवेचना पर बल दिया जाए कि इनको क्या किया, इनकी व्याख्या की जाए, इनके अर्थ को स्पष्ट किया जाए, जो समस्याएं हैं, तो इस पे ज्यादा बल। जो अगली तीसरी शाखा है तीसरे कालखंड की, वह है सफी विचारधारा या सफी शाखा। सफी शाखा के जो मुख्य प्रवर्तक है, उनका जन्म फिलिस्तीन में हुआ था और ये सफी है सफी शाखा के। इनकी जो विचारधारा थी, इनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सफी शाखा के अनुयायियों ने अबू हनीफा तथा मलिक यानी कि हनीफी शाखा और मलकी शाखा के बीच के मार्ग को का अनुसरण करने का काम किया। ओके, अबू हनीफा तथा मलिक की विचारधाराओं के बीच का मार्ग निकाला। और सफी शाखा का ये कहना था कि जो सफी शाखा के प्रवर्तक थे, उनका ये कहना था कि इजमा, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो अलग अलग राय है, ओपिनियन है, उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। साथ ही साथ जो वसूल हमारे हैं, जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और निर्णयों जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं, उनके संतुलित प्रयोग पर बल दिया। क्या कहा कि वह न काफी लो लेवल पे होना चाहिए, न काफी हाई लेवल पे होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए, एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि रूढ़ियों की विशद विवेचना तथा विचारों के स्वरूप को परिमार्जित किया। यानी कि इन्होंने रूढ़ियों की विशद विवेचना की बात कही कि जो इस्लाम धर्म में रूढ़ियां हैं, उनका काफी व्यापक पैमाने पे उनकी विवेचना की जाए, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए। ओके, तथा जो इनके विचार है, उनके स्वरूप को, यानी आइडियोलॉजी का जो नेचर है, उसको क्या किया जाए, परिमार्जित किया जाए, कुछ उसमें परिवर्तन किए जाए, चेंजिंग किए जाए, उसको और अच्छे तरीके से लागू किया जाए। भारत के अगर मद्रास, बंबई क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम अधिकांशतः जो थे, वह क्या करते थे, वह सफी शाखा के अनुयायी थे। अगर भारत की बात करें तो भारत में सफी शाखा के अनुयायियों ने, स्पेशली जो साउथ इंडिया में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रहने वाले लोग हैं, अधिकांशतः उस समय थे, और खास करके इस समय भी यह क्या है, यह सफी शाखा को स्वीकार करते हैं, विचारधारा इस्लाम धर्म की। और अगर उत्तर भारत की तरफ देखा जाए, बिहार वार वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा ये हनफी शाखा को मानने वाले लोग हैं इधर के। जो चौथा दृष्टिकोण है तृतीय कालखंड में मुस्लिम जो इस्लाम विधि है, इसमें है हनबली शाखा। जो हनबली शाखा है, इसका इमाम हनबल सफी के भाषणों से प्रस्तावित थे। यानी कि जो इमाम हनबल है, इमाम हनबल या इस हनबली विचार धारा के या शाखा के प्रवर्तक है, और या स्पेशली तौर पर जो सफी शाखा है, इनके भाषणों से काफी प्रभावित थे। इन्होंने रूढ़ियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में जो रूढ़ियां हैं, इस्लाम धर्म में रूढ़ियों को इन्होंने क्या किया, काफी महत्व देने का काम किया। और रूढ़ियों के साथ साथ
इनका जो प्रभाव रहा या अरब देशों तक ही सिमट के रहा, यानी कि हम्बली शाखा के लोगों का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वह अरब देशों के आसपास है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर संक्षेप में इनकी बात की जाए तो मुस्लिम विधि के विकास के इस कालखंड में जो तृतीय कालखंड है, इसमें विधि व्यवस्था में रूढ़ियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। यानी कि ये जो तीसरा कालखंड है इस्लाम धर्म में की विधि व्यवस्था में, इसमें रूढ़ियों को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और सुन्नी संप्रदाय के अतिरिक्त शिया संप्रदाय के लोगों ने भी क्या की, कुरान की व्याख्या की इस काल में, जो कि सुन्नियों द्वारा की गई व्याख्या से भिन्न है। ओके, यानी कि शिया और सुन्नी समुदाय ने क्या किया, मुस्लिम विधि की अलग अलग व्याख्याएं की मेन, लेकिन क्या है उनकी विचारधारा है जो मोहम्मद पैगंबर और जो भी खलीफा थे उनकी विचारधाराओं का सुन्नी और शियाओं ने क्या किया, अलग अलग व्याख्या करने का काम किया। तो शियाओं की व्याख्या क्या है, सुन्नियों से अलग है। और इसी समय क्या हुआ, विधि शास्त्र एक अलग विषय के रूप में यह उभरना स्टार्ट हुआ। ओके, विधि शास्त्र एक अलग विषय के रूप में उभरना स्टार्ट हुआ। अगर कालांतर में देखा जाए मुस्लिम विधि से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें बुरहानुद्दीन द्वारा 580 हिजरी संवत के बाद लिखी गई हिदाया, यानी एक बुरहानुद्दीन थे, उनके द्वारा 580 हिजरी संवत के आसपास लिखी गई एक बुक है विधि शास्त्र की, जिसे हिदाया कहते हैं। यह मुस्लिम विधि की अच्छी तरीके से व्याख्या करता है। और दूसरी औरंगजेब के शासन काल में लिखी गई जो फतवा आलमगीरी है, या जिसे फतवा आलमगीरी कहा जाता है, ये भी क्या है, इस्लाम धर्म के विधि कानूनों की, विधि शास्त्रों की अच्छी तरीके से व्याख्या करता है। यह और औरंगजेब ने जो फतवा आलमदारी लिखवाने का काम किया, यह इस्लाम के उदय से लेके और अपने शासन काल तक जितने भी विधि और कानून थे, इनका क्या किया, उसने इस्लाम धर्म से रिलेटेड विधि नियमों, रीति रिवाज, कुरीतियों, जो भी रूढ़ियां थी, सबका एक विस्तृत व्याख्या करवाया। और जो भी इसमें रूल रेगुलेशन जोड़ने थे उसको जोड़ने का काम किया। बाद में चल के ब्रिटिश काल में वारेन हेस्टिंग्स के आदेशानुसार चार्ल्स हैमिल्टन ने क्या किए, इन्होंने 1791 ईस्वी में चार्ल्स हैमिल्टन ने वारेन हेस्टिंग्स के कहने पे 1791 ईस्वी में फतवा आलमगीरी को क्या किया, अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया। ओके, इसका और बाद में चल के इस पे फतवा आलमगीरी और हिदाया पे बहुत ऐसे 60 नोट्स लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, उनको 60 में लिखने का काम किया। तो ये रहा आपका इस वीडियो में तृतीय कालखंड या थर्ड जो एज है भारत में ब्रिटिश आगमन से पूर्व मुस्लिम विधि व्यवस्था के विकास। अब एक टॉपिक और है इसमें, नेक्स्ट जो लास्ट रहेगा या चौथा या चतुर्थ काल रहेगा, फोर्थ एज रहेगा, कि फोर्थ एज में जो आपका 1000 के आसपास से लेके और साथ ही साथ आपका 1600 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से पहले तक भारत में जो मुस्लिम विधि व्यवस्था का विकास हुआ उस पर एक्सप्लेन किया जाएगा लास्ट वीडियो। फिर हम लोग अब उसके बाद अब इसी में क्रम में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भारत में संवैधानिक एवं संवैधानिक विकास की जो कालक्रम है, जो भी डेवलपमेंट है, उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। फिर हम लोग उसके बाद जब मेन आएगा तो संविधान पढ़ने का काम किया जाएगा, स्टार्टिंग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।